हेलो म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि एक एमएफडी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मतलब जैसे हम कहते हैं एमएफडी डूज एंड डोंट्स। हमारे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो दिशा निर्देश हैं उन पर आधारित एक काफ़ी डिटेल्ड एफएक्यू डॉक्यूमेंट है। तो आज हम इन नियमों को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक एमएफडी के दिन भर के काम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक नए क्लाइंट से पहली मुलाकात से लेकर सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बनाने तक हमारा मिशन ये समझना है कि ये नियम निवेशक और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए एक भरोसेमंद रिश्ता कैसे बनाते हैं। जिनेल इन्वेस्टमेंट की ओर से चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये सफर बहुत जरूरी है क्योंकि हर नियम के पीछे का जो इरादा है वो है निवेशक के हितों की रक्षा करना और पूरे इकोसिस्टम में मतलब पारदर्शिता लाना। तो चलिए एक एमएफडी के दिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, सुबह की पहली मीटिंग है, एक नया संभावित क्लाइंट सामने बैठा है। एक एमएफडी का काम कहाँ से शुरू होता है? क्या ये सीधे बेस्ट स्कीम्स बताने से शुरू होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है। काम स्कीम्स बताने से नहीं, बल्कि क्लाइंट को समझने से शुरू होता है। देखिए, सोर्स के मुताबिक एक एमएफडी की भूमिका को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है निवेशक की रिस्क प्रोफाइलिंग करना। रिस्क प्रोफाइलिंग? हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर दवा देने से पहले मरीज की पूरी जांच करता है, उसकी उम्र, सेहत और तकलीफ को समझता है। बिना जांच के दवा देना खतरनाक हो सकता है, ठीक उसी तरह बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के स्कीम सुझाना भी। ये एक बेहतरीन उपमा है। तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग सिर्फ एक फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। एकदम सही कहा। और ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य है। आपको क्लाइंट की जोखिम लेने की क्षमता, उनके वित्तीय लक्ष्य और उनके निवेश की समय सीमा को समझना ही होगा। और इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा? बिल्कुल, इसका एक रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है, जिसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। क्योंकि जो रिस्क प्रोफाइल 30 साल की उम्र में है, वो 50 की उम्र में वैसी नहीं रह सकती। सही बात है। ठीक है, तो क्लाइंट को समझ लिया, अब आता है दूसरा कदम, स्कीम सुझाना। हाँ, अब रिस्क प्रोफाइल के आधार पर एमएफडी उपयुक्त म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एक लिस्ट तैयार करके देता है। इसके बाद तीसरा काम आता है उन स्कीम्स में लेन देन करने में निवेशक की मदद करना, चाहे वो फॉर्म भरना हो या ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाना हो। और चौथा, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है आफ्टर सेल सपोर्ट। समय समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करना, नॉमिनी बदलवाना, बैंक डिटेल्स अपडेट करवाना, ये सब भी एमएफडी की जिम्मेदारी है। ये एक लगातार चलने वाला रिश्ता है। ओके। तो बातचीत आगे बढ़ती है और क्लाइंट कहता है, मुझे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, मेरे सारे निवेशों को देखकर एक पूरी योजना बना दीजिए। अब यहाँ एक एमएफडी क्या करेगा? यहीं पर आकस्मिक सलाह और निवेश सलाह के बीच की वो बारीक रेखा सामने आती है ना? ये सुनने में तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यहीं पर सेबी का इरादा साफ दिखता है। एमएफटीज केवल आकस्मिक सलाह या इंसिडेंटल एडवाइजरी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स के बारे में सलाह दे सकते हैं। वो कह सकते हैं, आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स उपयुक्त हो सकती हैं। एक मिनट रुकिए। तो अगर कोई एमएफडी किसी को रिटायरमेंट के लिए योजना बनाने में मदद कर रहा है, तो क्या ये वित्तीय योजना नहीं है? ये रेखा तो बहुत धुंधली सी लगती है। एक आम निवेशक इसे कैसे समझेगा? वित्तीय योजना या निवेश सलाह एक बहुत व्यापक सेवा है। इसमें किसी व्यक्ति की पूरी वित्तीय कुंडली देखी जाती है, उनकी आय, खर्चे, देनदारियां, बीमा, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सब कुछ। और फिर एक विस्तृत योजना बनाई जाती है। यह काम केवल सेबी के साथ रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार यानी RIA ही कर सकते हैं। एमएफटी की सलाह का दायरा सिर्फ म्यूचुअल फंड तक ही सीमित है। तो इसका मतलब यह है कि सेबी ने एमएफटीज और RIAs के बीच एक प्रोफेशनल पहचान की सीमा खींच दी है। वो कह रहे हैं कि एमएफटी का मुख्य मूल्य उत्पाद की गहरी जानकारी और लेन देन को आसान बनाने में है, ना कि एक पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में। बिल्कुल। और इसीलिए अगर कोई एमएफटी एक RIA के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपने विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट या किसी भी विज्ञापन में वित्तीय सलाहकार, निवेश सलाहकार या वित्तीय योजनाकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, ये निवेशकों को स्पष्टता देने के लिए है।
तो फिर लक्ष्य आधारित एसआईपी, जैसे बच्चे की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए निवेश, उसके बारे में क्या एमएफडीज में मदद कर सकते हैं? हाँ, वे बिल्कुल कर सकते हैं। वे गोल बेस्ड निवेश के लिए आकस्मिक सलाह दे सकते हैं, लेकिन शर्त वही है, सलाह सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम्स तक ही सीमित होनी चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि अपने घर के लक्ष्य के लिए 50% म्यूचुअल फंड में, 30% स्टॉक्स में और 20% सोने में डालें। ये एक आरआईए का काम है। समझ गया। तो चलिए अब दिन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोपहर का समय है और एमएफडी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख रहा है। दस्तावेज में सिर्फ लेन-देन या एग्जीक्यूशन ओनली संबंधों का जिक्र है। ये क्या है? सिर्फ लेन देन का मतलब है जब क्लाइंट बिना किसी सलाह या सिफारिश के खुद ही किसी स्कीम को चुनता है और उसमें निवेश करता है। ये अक्सर ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए होता है, जहां निवेशक कहता है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, बस मेरा ट्रांजैक्शन पूरा कर दो। तो इसमें तो एमएफडी की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैसला तो पूरी तरह से निवेशक का है। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इन नियमों के अनुसार एमएफडी की यहाँ भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मान लीजिए एक 65 वर्षीय सेवानिवृत्त ग्राहक, जिनकी रिस्क प्रोफाइल बहुत रूढ़िवादी के रूप में दर्ज है, आपके ऑनलाइन पोर्टल पर आते हैं और एक बहुत ही ज्यादा जोखिम वाले स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी फंड में एक बड़ी रकम निवेश करने की कोशिश करते हैं। ओह, तो एमएफडी को आंख बंद करके उस ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं करना है। वाह, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब एमएफडी को अपने ही ग्राहक के फैसले के खिलाफ जाना पड़ सकता है। क्या ऐसा अक्सर होता है? ये एमएफडी को सिर्फ एक ऑर्डर लेने वाले से ज्यादा एक गेट कीपर की भूमिका देता है। उन्हें उस क्लाइंट को लिखित में, मतलब ईमेल या मैसेज के जरिए एक चेतावनी भेजनी होगी। कुछ इस तरह, प्रिय ग्राहक, हमारी सलाह है कि आपके द्वारा चुना गया ये फंड आपकी रिस्क प्रोफाइल के अनुकूल नहीं है। और सिर्फ चेतावनी देना काफी है? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ग्राहक से ये कंफर्मेशन भी लेनी होगी कि वो इस चेतावनी के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पूरे संवाद का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। तो ये निवेशक के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है, भले ही वे खुद ही गाड़ी क्यों न चला रहे हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जर्नलिस्ट इन्वेस्टमेंट जैसी फर्म के लिए, जो अपने ग्राहकों के साथ डिजिटल रूप से भी जुड़ती हैं। निश्चित रूप से ये विश्वास बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि क्लाइंट के हितों का भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो अब दिन का अंत हो रहा है और एमएफडी अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। यहाँ विज्ञापन और सोशल मीडिया की भूमिका आती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल तो हर कोई वही है। इन पर क्या नियम लागू होते हैं? ये काफी सख्त लगते हैं। हाँ, और यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। पहली बात, एमएफडी विज्ञापन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सेबी और एम्फी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। वे निवेशकों को छूट, उपहार या मुफ्त पोर्टफोलियो समीक्षा जैसे प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। इसे ग्राहकों को गलत तरीके से लुभाना माना जाता है। तो एक एमएफडी अपने यूट्यूब चैनल पे क्या कर सकता है और क्या नहीं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। बहुत अच्छा विचार है। एक अच्छा पोस्ट या वीडियो हो सकता है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में क्या अंतर है, मतलब जो जानकारी दे रहा हो। हाँ, ये शैक्षिक सामग्री है जो नियमों के दायरे में है। और एक बुरा पोस्ट या वीडियो जो नियमों का उल्लंघन है, वो होगा जून महीने में खरीदने के लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, या इस स्कीम ने पिछले साल 50% रिटर्न दिया, आज ही निवेश करें। और दूसरा वाला वीडियो नियमों का उल्लंघन क्यों है? क्योंकि आप सार्वजनिक रूप से किसी विशेष स्कीम की सिफारिश कर रहे हैं, बिना ये जाने कि आपका वीडियो देखने वाला कौन है। उस वीडियो को एक 25 साल का युवा भी देख सकता है और एक 70 साल का रिटायर्ड व्यक्ति भी। दोनों के लिए एक ही स्कीम की सिफारिश करना गैर जिम्मेदाराना है और नियमों का सीधा उल्लंघन है। तो मूल बात यह है कि सोशल मीडिया पर आप सिर्फ शिक्षित कर सकते हैं, सलाह नहीं दे सकते। बिल्कुल। साथ ही आपको अपनी हर पोस्ट में ये साफ साफ बताना होगा कि आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अपना ARN नंबर भी देना होगा। और अपनी मार्केटिंग सामग्री जैसे ब्रोशर या प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में क्या वे अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, यहाँ भी नियम बहुत सख्त हैं। जो बात इस दस्तावेज से निकल कर आती है वो ये है कि एमएफडीज को केवल वही मार्केटिंग सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए जो उन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी AMCs द्वारा दी जाती हैं।
वे एएमसी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपना खुद का ब्रोशर, प्रेजेंटेशन या कोई भी सामग्री नहीं बना सकते, न ही किसी एएमसी का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे का तर्क है मानीकरण और ये सुनिश्चित करना कि निवेशकों तक सत्यापित और सही जानकारी पहुंचे, जिसमें कोई बड़ा चढ़ाकर बात न की गई हो। तो दिन के अंत में कोई जरूरी प्रशासनिक काम भी होते होंगे? दस्तावेजीकरण या रिकॉर्ड कीपिंग इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है। एमएफडीज को और कौन से रिकॉर्ड रखने की जरूरत है? हाँ, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल, एग्जीक्यूशन ओनली ट्रांजैक्शन पर दी गई चेतावनी और ग्राहक की सहमति और शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार का रिकॉर्ड रखना होता है। शिकायतों का भी रिकॉर्ड? हाँ, शिकायतों की बात करें तो उन्हें ग्राहकों की शिकायतों को सक्रिय रूप से हल करने का प्रयास करना चाहिए और उनका एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए। ये दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। दस्तावेज में एक और दिलचस्प नैतिक सीमा का जिक्र है दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्लाइंट्स को लेकर। हाँ, ये पेशेवर आचरण के बारे में है। वे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्लाइंट्स को मुफ्त पोर्टफोलियो समीक्षा का लालच देकर अपनी ओर नहीं खींच सकते। इसे पोचिंग माना जाता है और ये गलत प्रैक्टिस है। लेकिन अगर कोई खुद से आए तो? हाँ, अगर कोई निवेशक अपनी मर्जी से आपके पास मदद के लिए आता है तो आप निश्चित रूप से उसकी मदद कर सकते हैं। और अंत में सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में क्या नियम है? क्या एक एमएफडी अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए सेल्स प्रतियोगिताएं चला सकता है? वे प्रतियोगिताएं चला सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि इससे गलत बिक्री यानी मिस सेलिंग को बढ़ावा न मिले। मकसद सही प्रोडक्ट बेचना होना चाहिए, न कि सिर्फ टारगेट पूरा करना। और जहां तक इनाम की बात है, नियम बहुत स्पष्ट है। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को केवल पैसों के रूप में ट्रेल कमीशन का भुगतान किया जा सकता है। अच्छा, मतलब कोई और इनाम नहीं? उन्हें किसी और तरह का इनाम या उपहार नहीं दिया जा सकता, न कैश, न कोई वस्तु और न ही कोई विदेश यात्रा। इसका उद्देश्य कमीशन मॉडल को सरल और पारदर्शी रखना है। तो अगर हम इस पूरे दिन की यात्रा को संक्षेप में देखें तो मुख्य संदेश पारदर्शिता, जिम्मेदारी और हमेशा निवेशक की उपयुक्तता को पहले रखने के बारे में है। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक पेशेवर ढांचा है जो विश्वास पर आधारित है। बिल्कुल। इन नियमों का उद्देश्य एक ऐसा पारदर्शी माहौल बनाना है जहां एमएफडी की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। वे म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एक सूत्रधार और मार्गदर्शक हैं, न कि एक समग्र वित्तीय योजनाकार। है कि निवेशक को पता हो कि वे किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जनरल इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे श्रोताओं के लिए ये नियामक दिशा निर्देशों के भीतर काम करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करता है, जिससे बाजार में उनकी विश्वसनीयता और भी मजबूत होती है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। दिशा निर्देश इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक एमएफडी यूट्यूब जैसे सार्वजनिक मंचों पर क्या नहीं कह सकता। तो सवाल ये है कि एमएफडी इन सख्त संचार सीमाओं के भीतर रहते हुए डिजिटल दुनिया में प्रभावी ढंग से विश्वास कैसे बना सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? क्या केवल सामान्य शिक्षा देना ही आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में एक मजबूत व्यवसाय बनाने के लिए काफी है? म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।